हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं एनडीपीएस एक्ट जो कि 1985 का एक्ट है। स्टार्ट करना चैप्टर नंबर 2 से जो है अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स। स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 4 से। 4 नंबर का सेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग एंड कम्बैटिंग अब्यूज ऑफ एंड इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग एक्सेट्रा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स लेती है प्रिवेंट करने के लिए, कम्बैटिंग करने के लिए अब्यूज जो होता है इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स रिलेटेड। तो अब इसमें है सबसेक्शन 1 की सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शैल टेक ऑल सच मेजर्स, तो सारे मेजर्स लेगी जो कि उनको नेसेसरी लगते हैं, एक्सपीडिएंट लगते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग, जो भी प्रिवेंट करने के लिए, कम्बैटिंग करने के लिए अब्यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग और साइकोपैथिक सब्सटेंस का, और एंड इलिसिट ट्रैफिक, जो भी इलिसिट ट्रैफिक देयर इन जो भी है, एंड इंश्योर देयर मेडिकल एंड साइंटिफिक यूज, और इंश्योर करेंगी कि ये उनका मेडिकल और साइंटिफिक यूज हो। फिर लिखा हुआ है इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। तो इसमें लिखा हुआ है कि इन पर्टिकुलर बताया हुआ है विदाउट किसी भी तरीके का प्रेजुडिस किए जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 को, जो भी मेजर्स लिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी मेजर्स जो लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक अंडर सबसेक्शन इंक्लूड द मेजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। तो कौन कौन से मैटर्स के लिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ये मेजर्स वगैरह लेगी, या क्या करेगी, क्या करेगी प्रिवेंट वगैरह करने के लिए या कम्बैटिंग अब्यूज करने के लिए। तो ये दिया हुआ है। सबसे पहले ए में है कि कोऑर्डिनेशन करेगी एक्शन का वेरियस ऑफिसर्स के थ्रू, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का या अदर अथॉरिटीज का। उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि अंडर दिस एक्ट, या फिर लिखा है अंडर एनी अदर लॉ जो टाइमिंग इन फोर्स में है विद कनेक्शन विद द एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के प्रोविजन से रिलेटेड जो है, मतलब जो टाइमिंग फोर्स में कोई और लॉ है। फिर उसके बाद है कि ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन, तो जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनके हिसाब से क्या ऑब्लिगेशन है। फिर असिस्टेंस देगी कंसर्न अथॉरिटीज को इन फॉरेन कंट्रीज, जो कि फॉरेन कंट्रीज में है, जो कि कंसर्न है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, और विद अ व्यू टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, जिससे उनका पर्पस क्या है कि वो कोऑर्डिनेट करें यूनिवर्सल एक्शन लेने में, प्रिवेंशन करने में, सप्रेशन करने में इलिसिट ट्रैफिक को और नार्कोटिक ड्रग और साइकोपैथिक सब्सटेंस को। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन हो, ट्रीटमेंट हो, एजुकेशन हो, आफ्टर केयर हो, रिहेबिलिटेशन हो, सोशल री इंटेग्रेशन हो एडिक्ट्स का। उसके बाद डी में है अवेलेबिलिटी ऑफ नार्कोटिक ड्रग, तो नार्कोटिक ड्रग की अवेलेबिलिटी हो, साइकोपैथिक सब्सटेंस और मेडिकल साइंटिफिक यूज। तो अवेलेबिलिटी भी हो यहाँ पे नार्कोटिक ड्रग और साइकोपैथिक सब्सटेंस और मेडिकल और साइंटिफिक यूज के लिए। फिर ई में है सच अदर मैटर्स, जो अदर मैटर्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगते हैं, नेसेसरी लगते हैं, एक्सपीडिएंट लगते हैं इस मतलब इस एक्ट के सिक्योरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब जो इस मतलब यहाँ पे क्या है, अलग अदर कुछ मेजर्स भी ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि उनको ठीक लगते हैं और एक्सपीडिएंट लगते हैं, और उनका पर्पस है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो पाए इस एक्ट के प्रोविजंस का, और प्रिवेंट कर पाए और प्रिवेंट एंड कम्बेटिंग कर पाए अब्यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोपैथिक सब्सटेंसेस का, और इलिसिट ट्रैफिकिंग उनसे रिलेटेड। फिर थर्ड पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है मे बाय इफ इट इज कंसीडर नेसेसरी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ये नेसेसरी लगता है और एक्सपीडिएंट लगता है करना फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के हिसाब से, तो ऑर्डर कर सकती है, पब्लिश करके ऑफिशियल गैजेट में कंस्टिट्यूट कर सकती है एक अथॉरिटी, या फिर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी बाय सच नेम, या तो नेम या नेम्स के द्वारा जो कि स्पेसिफाई की जाएंगे ऑर्डर में, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑफ द पावर। तो उन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए उन फंक्शंस को, मतलब एंड फंक्शंस लिखा हुआ है, जो कि सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट में मेजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर्स रेफर किए गए, जो कि सबसेक्शन 2 में जो कि मेंशन किए गए ऑर्डर में, एंड सब्जेक्ट टू द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो सुपरविजन में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, एंड प्रोविजंस ऑफ सच ऑर्डर, और उस ऑर्डर की, उस अथॉरिटी के
या अथॉरिटीज के वो एक्सरसाइज करेंगे पावर्स। मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनको जो लगता है नेसेसरी लगता है और मतलब उनको लगता है उस हिसाब से वो क्या करेंगे, एक ऑर्डर पब्लिश करेंगे ऑफिशियल गैजेट में और एक अथॉरिटी बनाएंगे और हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज बनाएंगे, जिस भी नेम या नेम से वो बनाएंगे स्पेसिफाई करेंगे ऑर्डर में। और उनका पर्पस क्या हुआ कि वो एक्सरसाइज करें वो वाली पावर एंड फंक्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंदर उनको दिए हैं। और टेकिंग एंड फॉर टेकिंग मेजर्स, और वो थोड़ी मेजर्स भी वगैरह भी लेंगे कि विद रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर्स जो कि उनको लगता है कि सबसेक्शन 2 में दिए हुए हैं, एज मे बी मेंशन्ड इन द ऑर्डर, जो कि ऑर्डर में मेंशन है। एंड सब्जेक्ट टू द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट की सुपरविजन एंड कंट्रोल में रहेंगे। एंड द प्रोविजन ऑफ सच ऑर्डर, और जो भी प्रोविजन है उस ऑर्डर के सच अथॉरिटी और अथॉरिटीज में एक्सरसाइज पावर, तो उस हिसाब से वो अथॉरिटी है वो पावर या पावर्स को एक्सरसाइज करेंगी एंड टेक द मेजर्स मेंशन्ड इन द ऑर्डर, और वही मेजर्स वो लेंगी जो ऑर्डर मेंशन किए गए हैं। एंड इफ सच अथॉरिटी और अथॉरिटीज हैज बीन एम्पावर्ड बाय दिस एक्ट टू एक्सरसाइज दीज पावर एंड टेक दीज सच मेजर्स, तो वही कर पाएंगे जो वो उन चीजों को यहाँ पे ऑर्डर्स में लिखा हुआ है और जो दिए गए हैं। उसके बाद है सेक्शन नंबर 5 जो है ऑफेंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4 के प्रोविजंस को बिना प्रिजुडिस किए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है शैल अपॉइंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे शैल है, यहाँ पे अलग से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे मैंडेटरी है। एक मिनट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट करेगी यहाँ पे नारकोटिक कमिश्नर को एंड में ऑल्सो अपॉइंट सच अदर ऑफिसर्स, सच अदर ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी विद सच डेजिग्नेशन एज इट थिंक फिट, जो कि उनको ठीक लगती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे शैल लिखा हुआ है, यहाँ पे वो अपॉइंट करेंगी नारकोटिक कमिश्नर को और अदर एंड ऑल्सो अपॉइंट सच अदर ऑफिसर्स जो भी उनको ठीक लगेगा। और जो नारकोटिक कमिश्नर होंगे शेयर आइदर बाय हिमसेल्फ, या तो वो खुद या तो थ्रू अदर ऑफिसर्स जो कि सबऑर्डिनेट होंगे उनके, वो एक्सरसाइज करेंगे सारी पावर और परफॉर्म करेंगे सारे फंक्शन जो कि रिलेटेड है सुपरिटेंडेंट से, रिलेटेड है कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी एंड प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, एंड शैल ऑल्सो एक्सरसाइज एंड परफॉर्म अदर पावर्स, तो वो अदर पावर्स एंड फंक्शंस को भी एक्सरसाइज करेंगे जो कि इंटरेस्टेड किए गए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर उसके बाद जो ऑफिसर्स अपॉइंट हुए सबसेक्शन 1 में शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो भी ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट हुए सेक्शन 1 में वो सब्जेक्ट में रहेंगे जनरल कंट्रोल के और डायरेक्शन के सेंट्रल गवर्नमेंट के, इफ सो डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किए। एंड ऑल्सो ऑफ द बोर्ड और एनी अदर अथॉरिटी और ऑफिसर, और जो भी अदर बोर्ड या अथॉरिटी है और ऑफिसर है उनके भी सबॉर्डिनेट रहेंगे, मतलब सॉरी जनरल कंट्रोल में रहेंगे। उसके बाद है सेक्शन नंबर 6 जो कि है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोपैथिक सब्सटेंसेस कल्टीवेटिव कमिटी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे मे कंस्टिट्यूट करेगी एक नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में एक एडवाइजरी कमिटी। अब सब काम तो नार्कोटिक कमिश्नर नहीं कर सकते ना, तो कुछ एडवाइजरी कमिटी भी करेगी, तो यहाँ पे एडवाइजरी कमिटी की बात की हुई है। तो यहाँ पे कंसल्टेटिव कमिटी रहेगी, मतलब तो उसको एडवाइजरी कमिटी बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोपैथिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमिटी, कंसल्टिव कमिटी सॉरी। और ही एन आफ्टर इन दिस सेक्शन रिफर्ड एज टू एज द कमिटी, उसको कमिटी बोलेंगे, वो एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को उन मैटर्स पे जो कि रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट से रिलेटेड एज रिफर्ड टू इट बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बताया हुआ है। और जो कमेटी है वो क्या कंसिस्ट करेगी, चेयरमैन और सच अदर मेंबर्स जो कि नॉट एक्सीडिंग 20 होंगे, जो कि एज मे बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कमेटी के अंदर कौन होगा, एक चेयरमैन होगा और सच अदर मेंबर्स होंगे नॉट एक्सीडिंग 20, जो कि अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और फिर जो कमेटी है वो कब मीट करेगी, तो मीट व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये कमेटी तब मिलेगी जब उनको लगता है, जब रिक्वायर्ड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको मिलना चाहिए। एंड शैल हैव पावर टू रेगुलेट ऑन प्रोसीजर, तो उनके पास ऑन प्रोसीजर रेगुलेट करने का भी पावर है। फिर कमिटी में डीम
it necessary to do for the efficient discharge of any of its function, constitute one or more subcommittees, and may appoint any such subcommittee, whether generally or for the consideration of any particular matter, any person including non-official who is not a member of the committee. तो जब भी कमिटी है उसको अगर यहाँ पे लगता है नेसेसरी है एफिशिएंट डिस्चार्ज करने के लिए फंक्शंस को, तो कंस्टिट्यूट करेगी एक या एक से ज्यादा सब कमिटीज को और अपॉइंट करेगी सच sorry, and appoint to any such subcommittees में whether generally or by consideration of any particular matter, या तो सारे मैटर के लिए या तो पर्टिकुलर मैटर के लिए एनी पर्सन जो कि हो सकता है नॉन ऑफिशियल हो, who shall not be member of a committee, जो कमेटी का मेंबर भी ना हो उनको अपॉइंट कर लेगी। मतलब सबसे पहले कमेटी यहाँ पे एफिशिएंट डिस्चार्ज करने के लिए एक या एक से ज्यादा सब कमिटीज को अपॉइंट करेगी। सब कमिटीज के अलावा उनको यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स वगैरह देगी। मतलब नहीं, सॉरी, जो सब कमिटीज हैं वो जनरल या स्पेशल कंसिडरेशन के लिए, मतलब यहाँ पे जो कंसिडरेशन या तो पर्टिकुलर मैटर के लिए होगी या जनरल मैटर के लिए, और एनी पर्सन जो कि इसमें हो सकते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर भी होंगे, वो उसके मेंबर नहीं माने जाएंगे, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। फिर जो टर्म ऑफ ऑफिस है और जो मैनर है जिसमें फिल होना है कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस एंड of the allowances payable to the chairman and other members of the committee, and the conditions and restrictions of such of to which the committee may appoint a person, whether or not member of a committee is a member of any of its committee, shall as may be prescribed by the rules made by the central government। तो जो यहाँ पे टर्म्स ऑफ ऑफिस होगा और जो भी मैनर ऑफ फाइलिंग होगा कैजुअल वैकेंसी, मतलब कोई भी अगर टाइम पीरियड कोई एब्सेंट है तो कैजुअल वैकेंसी हुई तो उसको फॉलो अप कैसे किया जाएगा इन द ऑफिस में, एंड अलाउंसेस क्या दी जाएंगी इफ एनी, जो कि उनको पेबल की जाती है चेयरमैन को या अदर मेंबर्स के कमेटी को, और जो अदर कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन होगी जिसके अंडर वो चेयर सॉरी कमेटी अपॉइंट होगी, और जो पर्सन होगा हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ कमिटी, जो कि मेंबर नहीं है कमेटी का और मेंबर नहीं है किसी एनी सब कमिटी का, शैल बी सच एज मे प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना के प्रिस्क्राइब करेगी। इसके बाद लिखा है सेक्शन 7 ऑफ ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमेशा में है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं होगा, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, तो स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच ऑफिसर्स, तो स्टेट गवर्नमेंट सच ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है विथ विथ सच डेजिग्नेशन, और उनको वही डेजिग्नेशन होगी एज इट थिंक्स फिट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि उनको ठीक लगता है इस एक्ट के हिसाब से। और जो ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं सबसेक्शन 1 में सेल्फ सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं वो जनरल या स्पेशल मतलब जनरल कंट्रोल में किसके रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। और इफ सो डायरेक्टेड बाय दैट गवर्नमेंट ऑल्सो टू एनी अदर अथॉरिटी और ऑफिसर, और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने या दैट गवर्नमेंट ने जो भी है उनको अगर अलग से डायरेक्ट किया है, तो जो अदर ऑफिसर्स उनको बताए उनके उन ऑफिसर्स उन अथॉरिटी के भी वो जनरल कंट्रोल में रहेंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर सेकंड का ए, मतलब 2A। ये कब से इंसर्ट किया गया था ये और देख लेते हैं पहले। तो ये इंसर्ट किया गया था एक्ट नंबर 2 1989 से, जो कि एप्लीकेबल हुआ था 29 मई 1989 में। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में कंस्टिट्यूट कर सकती है एक फंड, जो कि नेशनल फंड होगा। मतलब यहाँ चैप्टर का नाम मैं आपको बताना भूल गया, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज है चैप्टर का नाम। मतलब यहाँ पे एक नेशनल फंड होगा जो कंट्रोल करेगा ड्रग एब्यूज को। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 7A से, जो कि नेशनल फंड होगा कंट्रोल करने के लिए ड्रग अब्यूज को। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वे बाय इन नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट, तो ऑफिशियल गैजेट में वो नोटिफिकेशन इशू करके कंस्टिट्यूट करेगी एक फंड, जिसको हम बोलेंगे नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज। और हियर एंड आफ्टर दिस चैप्टर रेफर्ड टू as the fund there shall be credited to the
क्रेडिट देयर टू में लिखा हुआ है सबसे पहले एन अमाउंट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय द पार्लियामेंट और बाय लॉ इन दिस बिहाफ प्रोवाइड। तो इसमें अमाउंट होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन करके जो पार्लियामेंट में बनाया है बाय लॉ इन दिस बिहाफ। मतलब जो पार्लियामेंट ने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट जो है ड्यू अप्रोप्रिएशन करा के पार्लियामेंट में किसी लॉ के थ्रू यहाँ पे बनाया हुआ है वो यहाँ पे आता है। फिर सेल प्रोसीड्स होगी अगर किसी प्रॉपर्टी की जो फोरफिट की गई है चैप्टर नंबर 5A में तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद कोई भी ग्रांट है मे बी मेड बाय एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन, कोई भी तरीके ग्रांट ग्रांट है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन या पर्सन ने यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर इनकम या इन्वेस्टमेंट है किसी अमाउंट का जो कि क्रेडिट किया गया है इस फंड में अंडर अफोर्सेड प्रोविजंस में। और उसके बाद है सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 है द फंड शैल बी अप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द कनेक्शन ऑफ विद द मेजर्स टेकन फॉर। तो ये फंड जो है इसको अप्लाई किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कि यहाँ पे मीट करेगा एक्सपेंडिचर को, मतलब एक्सपेंडिचर को खर्च करने में काम आएगा जो कि इनकर्ड हुआ है किस चीज के लिए, कनेक्शन से रिलेटेड में, मतलब किस चीज से कनेक्शन और मेजर्स टेकन करने में होगा यहाँ पे, तो ये दिया हुआ है। मतलब ये कहाँ पे खर्च होगा, इनकर्ड इन कनेक्शन विद, मतलब इन सब चीजों से, और मेजर्स टेकन या फिर इन सब चीज से रिलेटेड जो मेजर्स टेक किए गए हैं, मतलब फैसले वगैरह लिए गए हैं। ए में है कॉम्बैटिंग इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग साइकोपैथिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंसेस। सबसे पहले इन सब चीजों को कंट्रोल किया जाएगा कि इलिसिट ट्रैफिक में जो नार्कोटिक ड्रग या साइकोपैथिक सब्सटेंस हो रहा है इनके कंट्रोल सब्सटेंसेस से रिलेटेड। फिर कंट्रोलिंग द अब्यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग का पहले इलिसिट ट्रैफिक लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे अब्यूज लिखा हुआ है कि नार्कोटिक ड्रग या साइकोपैथिक सब्सटेंस का कोई अब्यूज नहीं कर रहा हूँ। फिर आइडेंटिफाइंग करना किसी भी ट्रीटिंग रिहेबिलिटिंग एडिक्ट, आइडेंटिफाई करने में, ट्रीट करने में या रिहेबिलिट करने में एडिक्ट को, प्रिवेंटिंग ड्रग अब्यूज, ड्रग अब्यूज को प्रिवेंट करने में, एजुकेशन देना पब्लिक अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देना, सप्लाइंग ड्रग्स टू ड्रग एडिक्ट्स वेयर सप्लाई इज मेडिकल नेसेसरी। तो उसका ड्रग सप्लाई करना एडिक्ट्स को, अगर वो सप्लाई मेडिकल नेसेसिटी है उनके लिए, इसलिए तो उनको फिर वो ड्रग दे दिया जाएगा, मतलब दे देना। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे मे लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे अगर चाहे, ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे मे है, मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं रहेगा ये चीज बनाना। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कंस्टिट्यूट कर सकती है गवर्निंग बॉडी एज इट थिंक्स फिट, जो कि उनको ठीक लगे वो एडवाइस करेगी गवर्नमेंट को, और टू सेंक्शन मनी आउट ऑफ द स्टेट फंड, और सेंक्शन करेगी आउट ऑफ द स्टेट फंड से वो मनी जो हम ऊपर एक फंड पढ़ते आए ना, सब्जेक्ट टू लिमिट जो कि नोटिफाई की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन ऑफिशियल गैजेट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल सी बात है कि गवर्निंग बॉडी यहाँ पे बना देगी जो उनको एडवाइस करेगी कि किस तरीके से मतलब सेंक्शन किया जाना है किस मनी के लिए यहाँ पे, जो कि उस फंड से खर्च होगी, और जो लिमिट जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है ऑफिशियल गैजेट में उसको ध्यान में रखते हुए, जो गवर्नमेंट बॉडी होगी इसमें कंसिस्ट होगा एक चेयरमैन जिसका रैंक नॉट बिलो द रैंक होगा एडिशनल सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सच अदर मेंबर्स होंगे जो कि नॉट एक्सीडिंग 6, 6 से ज्यादा नहीं होंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी यहाँ पे। और जो गवर्निंग बॉडी है उसके पास अपना खुद का पावर होगा खुद का ऑन प्रोसीजर रेगुलेट करने के लिए। फिर उसके बाद 7B, तो एनुअल रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटीज फाइनेंस अंडर दिस फंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एज सून एज मे आफ्टर द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला रहता है या खत्म होता है, तो उसकी जो रिपोर्ट है उसको कॉज पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट, तो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगी या रिपोर्ट गिविंग एन अकाउंट, जो कि अकाउंट के बारे में बताती है, जो कि एक्टिविटी फाइनेंस हुई है सेक्शन 7A के अंडर में ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंडर में, और टुगेदर विद द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो अकाउंट्स की स्टेटमेंट के साथ 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 कि किस तरीके से क्या खर्च हुआ।
अब नेक्स्ट चैप्टर भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं थोड़ा-सा, तो उसमें हम 9A तक 9 तक कवर करेंगे, 9 तक। चैप्टर 3 में 8 और 9 2 सेक्शन ही हम पढ़ेंगे। तो सॉरी, चैप्टर 3 है यहाँ पे प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। तो उसमें सेक्शन 8 से स्टार्ट होता है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन ऑपरेशन। तो सेक्शन 8 है कि प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस, और ये बात करता है नो पर्सन शैल। तो कोई भी पर्सन जो है ना ही वो कल्टीवेट करेगा किसी कोका प्लांट को, ना ही गैदर करेगा किसी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट को, और ना ही कल्टीवेट करेगा किसी भी ओपीएम, पॉपी या एनी कैनबिस प्लांट को, ना ही प्रोड्यूस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोसेस करेगा, सेल करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, वेयरहाउस में रखेगा, यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, इंपोर्ट करेगा इंटर स्टेट में, या एक्सपोर्ट करेगा इंटर स्टेट में, ना ही इंपोर्ट करेगा इनटू इंडिया, मतलब ना ही इंडिया में मंगाएगा, ना ही इंडिया से बाहर भेजेगा, ना ही ट्रांसशिप करेगा किसी भी नारकोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का। अब एक्सेप्शन दी हुई है, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस। अगर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस है तो कर सकता है, या फिर इन द मैनर, जो कि इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, या फिर जो बैनर या प्रोविजंस जो एक्सटेंट बताए हैं, मतलब जो मैनर या जो एक्सटेंट बताए हैं यहाँ पे प्रोविजंस इस एक्ट के अंडर में, या रूल्स और मॉडल जो बनाए गए हैं इसमें। एंड इन केस एनी सच पर्सन, सॉरी, इन केस and in case where any such provision imposes any requirement by way of license। अब यहाँ पे अगर किसी भी तरीके का कोई प्रोविजन है जहाँ पे किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट बताई गई लाइसेंस के लिए, परमिट करने के लिए, ऑथराइजेशन करने के लिए, तो ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए ऑफ सच लाइसेंस की, और परमिट करना चाहिए उसको ऑथराइजेशन। अब प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है एंड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस इन दिस एक्ट। तो इसमें लिखा हुआ है कि और अदर प्रोविजन जो भी है इस एक्ट की उसको सब्जेक्ट में रहते हुए, और रूल्स जो कि इस बिहाफ में बनाए गए हैं देयर अंडर, मतलब तो जो भी प्रोविजन होगा, मतलब जो भी प्रोहिबिशन होगा अगेंस्ट कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस प्लांट का, प्रोडक्शन ऑफ गांजा से रिलेटेड, और प्रोडक्शन, पोजेशन, यूज, कंजम्पशन, परचेज, सेल, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इम्पोर्ट, इंटर स्टेट एंड एक्सपोर्ट इंटर स्टेट गांजा फॉर द पर्पस ऑफ अदर देन मेडिसिनल और साइंटिफिक पर्पस shall take effect only from the date which the central government may by notification the official gazette specify in this behalf। तो प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ पे रूल्स हैं, अदर प्रोविजंस बनाए गए हैं इस एक्ट में, या रूल्स जो भी बनाए गए हैं इसमें जो प्रोहिबिट करते हैं किसी भी तरह की कल्टीवेशन का, कैनबिस प्लांट का, प्रोडक्शन ऑफ गांजा का, प्रोडक्शन वगैरह, पोजेशन, यूज वगैरह करने से रिलेटेड, वो कब से लागू होंगे? वो केवल तब से लागू होंगे ऑन डेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई की इस बिहाफ में। अब प्रोवाइडेड दैट जो सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है कि प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा हुआ है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एक्सपोर्ट ऑफ पॉपी स्टॉक। तो ये कोई भी चीज है यहाँ पे पॉपी स्टॉक पे अप्लाई नहीं होगी, जिसको पॉपी स्टॉक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बाहर भेज रहे हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए, तो उस चीज पे ये चीजें अप्लाई नहीं होती, बस बाकी सारी चीजों पे अप्लाई हो जाएगा। फिर सेक्शन 8A है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ड्राइव फ्रॉम ऑफेंस। तो नो पर्सन, कोई पर्सन जो है ना ही वो कन्वर्ट कर सकता है, ना ही ट्रांसफर कर सकता है कोई प्रॉपर्टी जो कि उसको लगता है कि जो सच प्रॉपर्टी है, नहीं मतलब जो भी उसको पता है, जो भी उसको पता है कि जो प्रॉपर्टी है वो ड्राइव की गई है किसी ऑफेंस को करके, कमिट करके इस एक्ट में या किसी अदर करस्पॉन्डिंग लॉ में, जो कि अदर कंट्री में, और फ्रॉम एनी एक्ट ऑफ विच पार्टिसिपेशन इन सच ऑफेंस, जो कि उसको लगता है कि हाँ इस ऑफेंस मतलब पार्टिसिपेशन होगा उसमें ऑफेंस का, फॉर द पर्पस ऑफ कंसीलिंग और disguising the illicit origin of the state property, or assist any person in the connection of an offense to or to evade illegal consequences, और तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके से वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ट्रांसफर नहीं कर पाएगा कोई प्रॉपर्टी जो कि इसको ड्राइव की करके ली गई है, मतलब इस ऑफेंस को करके ली गई इस एक्ट में, या करस्पॉन्डिंग लॉ है किसी अदर लॉ है कंट्री का जो कि पार्टिसिपेट करता है कोई ऑफेंस में, और उसका पर्पस यहाँ पे केवल कंसील करना या डिस्गाइजिंग करना इलिसिट ओरिजिन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी में, या असिस्ट करना किसी पर्सन को ऑफेंस के कमीशन में। फिर उसके बाद है कंसील और डिसग्रेस करना ट्रू नेचर, सोर्स, लोकेशन, डिस्पोजिशन और अदर प्रॉपर्टी
तो मतलब कंसील करना, डिस्क्लोज़ करना, ट्रू नेचर, सोर्स, लोकेशन, डिस्पोज़िशन, मतलब छुपाना किसी भी तरीके से उसका रियल नेचर को छुपाना, लोकेशन वगैरह को छुपा लेना, सोर्स या कंसील करके रखना, मतलब वही छुपाना हो गया। कि नोइंग मतलब जानते हुए भी कि जो सच प्रॉपर्टी है वो ड्राइव किससे की है, डिराइव कहाँ से हुई है? ऑफेंस करके। या तो इस एक्ट में कोई अदर करस्पॉन्डिंग लॉ में, अदर कंट्री के। फिर सी है नोइंगली एक्वायर, जानबूझ के ले लेना, पोजेस करना या यूज करना कोई प्रॉपर्टी जो कि ड्राइव की गई है किसी ऑफेंस को कमिट करके इस एक्ट में या किसी अदर करस्पॉन्डिंग लॉ में कंट्री के। उसके बाद है सेक्शन 9, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट, कंट्रोल, रेगुलेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8, सेक्शन 8 की प्रोविजंस को याद रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल बना के परमिट कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। क्या कर सकती है? यहाँ पे कितनी चीजों के बारे में लिखा हुआ है, ए में भी इतने सारे पॉइंट दिए हुए हैं। एक मिनट, हाँ तो पढ़ते हैं ए वाले से। सबसे पहले परमिट एंड रेगुलेट कर सकते हैं किसी भी तरीके की कल्टीवेशन, गैदरिंग, किसी भी तरीके का पोर्शन, सच कल्टीवेशन और गैदरिंग बीइंग ओनली अकाउंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कल्टीवेशन और गैदरिंग करना किसी पोर्शन का, लेकिन जो कल्टीवेशन गैदरिंग होगा वो ओनली अकाउंट होगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऑफ कोका प्लांट का। और प्रोडक्शन, पोजेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, इंटर स्टेट और इंटर मतलब इंटर स्टेट इंपोर्ट करना, इंटर स्टेट एक्सपोर्ट करना, यूज करना, कंजप्शन करना कोका लीफ का। उसके बाद कल्टीवेशन करना, सच कल्टीवेशन बीइंग ओनली ऑन द अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट के हिसाब से, मतलब कल्टीवेट कर सकता है लेकिन ओनली अकाउंट, मतलब बीइंग ओनली अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। मतलब ये सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट और रेगुलेट कर सकती है, लेकिन कल्टीवेशन गैदरिंग करोगे तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कल्टीवेट करोगे यहाँ पे। तो सच कल्टीवेशन बीइंग ओनली ऑन द अकाउंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ओपीएम पॉपी को। यहाँ ऊपर बताया था किस चीज के लिए, यहाँ सारी चीज के लिए था, कोका लीफ के लिए स्पेशल था, यहाँ ओपीएम पॉपी के लिए था। फिर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर करना ओपीएम एंड प्रोडक्शन ऑफ पॉपी स्ट्रॉ के लिए। उसके बाद सेक्शन 3 है पोजेशन में करना, ट्रांसपोर्ट करना, मतलब पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, इंटर स्टेट एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट करना। मतलब यहाँ पे भी वही है कि पोजेशन में करना, ट्रांसपोर्ट में करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, वेयर हाउस करना, सेल करना, परचेज करना, कंजम्पशन करना, यूज करना पॉपी स्ट्रो को जो कि प्रोड्यूस हुआ है किसी प्लांट से, फ्रॉम विच नो जूस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड थ्रू लैंचिंग, और ना ही उसका किसी भी तरीके से जूस निकाला गया है लैंचिंग करके। फिर सेल करना किसी भी तरीके का ओपीएम और ओपीएम डेरिवेटिव्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्री से, फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो एक्सपोर्ट करना इंडिया से या सेल करना स्टेट गवर्नमेंट को, और मैन्युफैक्चर करना, और मतलब या तो फिर सेल करना स्टेट गवर्नमेंट को और टू मैन्युफैक्चर केमिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट को सेल करना। तो यहाँ पे सेल वगैरह भी जो होगी या ओपीएम डेरिवेटिव्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज से, उनके लिए भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, मतलब कि एक्सपोर्ट किस तरीके से होगा इंडिया से, या सेल किस तरीके से होगा स्टेट गवर्नमेंट को, या मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के कैसे सेल किया जाएगा। उसके बाद है मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चर ड्रग जो है अदर देन प्रिपेयर्ड ओपीएम के जो है, बट नॉट इंक्लूडिंग, उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल ओपीएम और एनी प्रिपरेशन जो कि कंटेनिंग होती है एनी मेडिकल ड्रग, किसी भी मेडिकल ड्रग जो होती है जिसमें, मतलब किसी भी तरीके का एनी प्रिपरेशन जिसमें कंटेन क्या होता है, किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चर्ड ड्रग होता है और मटेरियल जिससे मेकर इज लॉफुली एंटाइटल्ड टू पोजेस, जो कि मेकर लॉफुली एंटाइटल होता है पोजेस करने के लिए। उसके बाद है फिफ्थ, जो कि है मैन्युफैक्चर, प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट, इंटर स्टेट, सॉरी, इंपोर्ट, इंटर स्टेट, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट, सेल, परचेज, कंजम्पशन, यूज एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग, जब इन एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग की बात हो रही तो स्टेट गवर्नमेंट के पास
State government has granted license or permit under the provisions of Section 10 prior to the commencement of Narcotic Drug and Psychopathic Substances Amendment Act 2014. Such license or permit shall continue to be valid till the date of its expiry or period of 12 months from the commencement, whichever is earlier. तो प्रोवाइड दैट में इतनी सी बात बता रहा है सिर्फ कि जो भी एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग है उससे रिलेटेड अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कभी भी लाइसेंस या परमिट ग्रांट किया है प्रोविजन सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग इस एक्ट के आने से पहले नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोपैथिक सब्सटेंस अमेंडमेंट एक्ट 2014 आने के पहले तो जो लाइसेंस और परमिट होगा वैलिड होगा उस डेट तक जब तक वो एक्सपायरी नहीं हो जाता या फिर जो पीरियड ऑफ 12 मंथ रहेगा इस एक्ट के कमेंसमेंट हो जाने के बाद उसमें से जो पहले आ जाए वहां पे उसको फिर से लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा। उसके बाद लिखा हुआ है जो भी मैन्युफैक्चर पोजेशन ट्रांसपोर्ट मतलब सॉरी इंपोर्ट इंटरस्टेट एक्सपोर्ट इंटरस्टेट सेल परचेज कंजम्पशन और यूज होगा साइकोपैथिक सब्सटेंस का फिर इंपोर्ट इनटू इंडिया एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वगैरह ट्रांसशिपमेंट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स साइकोपैथिक सब्सटेंस वगैरह है फिर प्रिस्क्राइब की कोई अनर रिक्वेसाइट और रेंडर की इफेक्टिव कंट्रोल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओवर एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाई किए गए जो कि क्लॉज ए में तो वो होंगे। फिर लिखा हुआ है विदाउट पर्टिकुलर विदाउट प्रिड्यूडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर तो बिना किसी भी तरीके का पर्टिकुलर प्रोड्यूस किए जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग पावर्स को जो रूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं वो क्या होंगे मैं एम्पावर स्टेट सॉरी यहाँ पे एम्पावर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को फिक्स करेगा टाइम टू टाइम लिमिट्स की लाइसेंस किस तरीके से देना चाहिए कल्टीवेशन करने के लिए ओपीएम पॉपी को फिर रिक्वायर करेंगे दैट ऑल ओपीएम जो भी प्रोसीजर है लैंड कल्टीवेटेड ओपीएम पॉपी का shall be derived by the cultivator to the officers जो कि ऑथराइज किए गए हैं इन दिस बिहाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और प्रिस्क्राइब करना कि किस फॉर्म और कंडीशन में लाइसेंस फॉर कल्टीवेशन ओपीएम पॉपी का या फॉर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ओपीएम या जो फीस जो चार्ज की जाएगी इसके ऊपर और अथॉरिटीज की जो लाइसेंस यहाँ पे देंगी मतलब दे सकती है ले मतलब विद होल्ड भी कर सकती है रिफ्यूज कर सकती है कैंसिल कर सकती है और अथॉरिटीज जहाँ पे इनकी अपील जाएगी जो भी ऑर्डर होगा विथ होल्डिंग रिफ्यूजल या कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस से उसके बाद प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस तरीके का वेट एग्जामिन क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी कंसिस्टेंसी जो भी है ऑफिसर ऑथराइज किए गए इस बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ कल्टीवेटर और कल्टीवेटर के प्रेजेंस में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बाय द कल्टीवेटर कल्टीवेटर जब डिलीवरी कर रहा है फिर एम्पावर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की फिक्स करेगा टाइम टू टाइम प्राइस जो कि कल्टीवेटर पे करेंगे ओपीएम उनको डिलीवर की गई तो उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं वेटमेंट एग्जामिनेशन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग जो भी क्वांटिटी है कंसाइज कंसिस्टेंस जो भी है ऑफ ओपीएम जो कि रिसीव की गई है फैक्ट्री से डिडक्शन करके किसी भी तरीके का एडिशनल जो भी स्टैंडर्ड प्राइस है इन अकॉर्डेंस विद द रिजल्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन जो भी इस एग्जामिनेशन के हिसाब से है और जो अथॉरिटीज हैं जिनका डिसीजन होगा इस रिगार्ड में जो कि वेटमेंट से रिलेटेड एग्जामिनेशन क्लासिफिकेशन डिडक्शन एडिशन shall be made and the authorities before which appeals shall sorry which before which appeals against the decision shall lie किनके अगेंस्ट उनका डिसीजन जाएगा फिर रिक्वायर कर सकते हैं दैट ओपीएम डिलीवर्ड बाय कल्टीवेटर इफ फाउंड इज अ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन in the central government factory to be adulterated may be confiscated by the officers authorized in this behalf तो ये जो पॉइंट है इस पे याद रखेगा कि जब भी उनको लगता है कि जो भी ओपीएम डिलीवर की गई है कल्टीवेटर के द्वारा वो एग्जामिनेशन की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्री के द्वारा और वो यहाँ पे एडल्ट्रेटेड पाई गई है तो उसको कन्फिस्केटेड कर दिया जाएगा मतलब जब्त कर लिया जाएगा ऑफिसर जो कि ऑथराइज किए गए हैं इस बिहाफ पे उनके द्वारा फिर प्रिस्क्राइब फॉर्म में वो कंडीशन ऑफ लाइसेंस भी बता सकते हैं कि जो भी मैन्युफैक्चर है या मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स हैं और जो भी अथॉरिटीज हैं जिनके अंडर में लाइसेंस ग्रांट किया जाता है एंड फीस जो कि पेबल की जाती है इसके अंडर में और प्रिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस जो कि परमिट किए जाते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए पोजीशन करने के लिए ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंटर स्टेट सेल परचेज
कंजम्पशन वगैरह करने के लिए, यूज़ करने के लिए एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग या जो भी अथॉरिटीज़ हैं जिनको लाइसेंस यहाँ पे दिया गया, परमिट दिया गया गया है, वो जो यहाँ पे ग्रांट की गई ग्रांटेड फीस एट में बी चार्ज देयरफॉर जो कि यहाँ पे चार्ज की जाती है। और फिर इसके बाद प्रिस्क्राइब की जा सकती है फॉर्म्स एंड कंडीशन जिसके हिसाब से लाइसेंस का परमिट जो भी मैन्युफैक्चर करने के लिए, पोजेस करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट इंटरस्टेट, सेल, परचेज, कंजम्पशन, यूज़, साइकोएक्टिव सब्सटेंस अथॉरिटीज़ जो भी लाइसेंस देगी और परमिट ग्रांट किया जाएगा और फीस जो भी पेबल करना पड़ेगी, चार्ज यहाँ पे जो ली जाएगी मतलब फीस जो भी यहाँ पे चार्ज की जाएँगी। उसके बाद वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि पोर्ट और अदर प्लेसेस जिस तरीके से जिस काइंड एट विच और एनी काइंड ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स यहाँ पे मतलब यहाँ पे पोर्ट वगैरह और अदर प्लेस भी फिक्स कर पाएंगे जिसमें किसी भी तरीके काइंड जो भी नार्कोटिक ड्रग या साइकोपैथिक सब्सटेंस है यहाँ से इम्पोर्ट किया जा सकता है इनटू इंडिया। मतलब इंडिया में इम्पोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है इंडिया के बाहर और ट्रांसशिप किया जा सकती है। और जो फॉर्म्स एंड कंडीशन है सर्टिफिकेट्स की, अथॉरिटीज की और परमिट्स की, एज द केस में भी सच इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसशिपमेंट और जो भी अथॉरिटीज है by which such certificates, authorities और permits में भी ग्रांटेड की जो ग्रांट किया जाएगा और जो भी फीस चार्ज की जाएगी इस इनसे रिलेटेड वो यहाँ पे होंगी। तो ये ज़्यादा पढ़ने वाला सेक्शन था, ये ज़्यादा कुछ समझने का नहीं था इसलिए मैंने वन टू वन डीप में नहीं समझाया, इतना डीप में तो मैं भी समझ नहीं पाया हूँ उस वाले सेक्शन को अभी तक। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है पूरी परमिट, रेगुलेट और कंट्रोल करने की। तो आपको ये आगे होगा शॉर्ट में याद रखिए कि सब तरीके का ट्रांसफर, सेल और लाइसेंस वगैरह और जो भी तरीके के ग्रांट है या कंडीशन है जो भी किस तरीके से दिया जाएगा और किस तरीके से रिवोक किया जाएगा, उनकी किस तरीके से अपील होगी, इस पूरा कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सिर्फ इतना सा बताना चाहता था, ये वाला सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।